children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Air and Water. Let's learn about air, atmosphere, water, composition of air, properties of water, uses of air pollution, impurities in water, and purification of drinking water. Air around us. Air is very important to us. We cannot live without air even for a few minutes. It is all around us. We take it in when we breathe. Air consists of a mixture of gases like oxygen, nitrogen, helium, etc. It also contains bacteria and viruses. एयर आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए. हम एयर में ब्रीथ करते हैं. एयर आपकी एक्चुअली मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, चाहे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम हो. इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया और वायरसेस भी होते हैं. एटमॉस्फेयर, द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. Earth's gravity holds the atmosphere around the earth. It protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. The atmosphere is thicker near the earth's surface and thinner as we go higher up. As the atmosphere becomes thinner, the amount of oxygen in it becomes lesser. आपकी अर्थ जो है एक लेयर ऑफ एयर से, थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर जो की लेयर से कवर्ड है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमें सन की यूवी रेज से, जो इसकी अल्ट्रावायलेट रेज है काफ़ी हार्मफुल होती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस पे तो आपका थिकर है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो थोड़ी लेयर पतली पतली होती जाती है. तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर आपका थिनर होगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगा, कम हो जाएगा. वंडर बॉक्स. द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस ऑन गोइंग अप एट अ हाई एल्टीट्यूड एंड माउंटेनियर्स फील डिफिकल्टी एट द टाइम ऑफ गोइंग अप the high mountains, so they carry oxygen cylinders with them while climbing mountains. देखिए एयर की डेंसिटी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वो डिक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड, हाई हाइट पे जाते हैं, तो इसीलिए माउंटेनियर्स को थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस होती है आपको ब्रीथ करने में, इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके जाते हैं. डू यू नो द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप अ हाइट ऑफ, दोबारा बोलते हैं, Do you know the atmosphere extends up to a height of about 800 किलोमीटर. आपका जो एटमॉस्फेयर है 800 किलोमीटर्स की हाइट तक एक्सटेंड हो सकता है. Layers of the atmosphere. The atmosphere is made up of 5 layers. As you go up, each layer has less oxygen than the one below. एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते जाते आपका जो ऑक्सीजन का है वो अमाउंट कम हो जाएगा. Troposphere. The lowest layer nearest to the Earth's surface is called the troposphere. Humans live in the troposphere. Most weather changes occur in this layer. ये lowest layer है जिसे कहते हैं troposphere, and humans यहीं रहते हैं और weather change भी इसी layer में होते हैं. Next is stratosphere. The second layer of the atmosphere is called the stratosphere. It contains a gas called ozone. It protects us from the harmful ultraviolet or UV radiation of the sun. Commercial jet planes usually fly in this layer. अब सेकेंड लेयर एटमॉस्फेयर की आती है जिसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर. इसमें गैस होती है ओजोन, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से. आपके जो कमर्शियल जेट प्लेन्स होते हैं इसी लेयर में फ्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज मेसोस्फेयर. Meteors and other stones from space burn up in this layer and do not reach the earth. In this layer, temperature begins to fall as we go higher. That is why it is known as the cold layer. अब नेक्स्ट लेयर आती है आपकी मेसोस्फेयर. यहाँ पे जितने भी मीटियोर्स या दूसरे जो स्टोन्स होते हैं स्पेस से, वो बर्न हो जाते हैं इसी लेयर में, और इसीलिए वो अर्थ तक नहीं पहुँच पाते. इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर फॉल होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे कोल्ड लेयर भी कहा जाता है. थर्मोस्फेयर. द टेम्परेचर में रीच अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस इन दिस लेयर, सो इट इज कॉल्ड द हॉट लेयर. द लेयर ऑफ द एयर is very thin in this layer. Space shuttles orbit around the earth in this layer. Another layer called ionosphere is a part of the thermosphere. The radio signal transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. अब नेक्स्ट लेयर है आपकी थर्मोस्फेयर. यहाँ पे टेम्परेचर आपका हो जाता है 2000 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए इसे हॉट लेयर भी कहा जाता है. अब स्पेस शटल्स जो है वो ऑर्बिट करते हैं इस लेयर में. एक दूसरी लेयर होती है जिसे बोलते हैं आयनोस्फेयर. आयनोस्फेयर एक्चुअली पार्ट है आपके थर्मोस्फेयर का. तो जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं ट्रांसमिट जो होते हैं अर्थ में, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं अर्थ में इस लेयर के थ्रू. Exosphere. This is the outermost layer of the atmosphere. The air here is very thin. Beyond the exosphere is vast empty space. अब exosphere आपकी outermost layer है. यहाँ पे air जो है बहुत ही thin हो जाती है, and exosphere के बाद beyond जो है बहुत ही ज़्यादा है, vast है, and empty space है. Composition of air.
Air is a mixture of gases. It contains nitrogen 78%, oxygen 21%, and 1% other gases like carbon dioxide, hydrogen, helium, neon, ozone, and water vapor, dust particles, and smoke. All living beings take oxygen in and release the carbon dioxide during respiration. देखिए एयर आपकी बहुत सारी गैसेस से का मिक्सचर है, जैसे कि आपका नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% एंड बाकी 1% अदर गैसेस है। जैसे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन या फिर ओजोन। इसके अलावा वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक है। और आपको पता है हर लिविंग बीइंग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। No life can exist on the earth without oxygen. Oxygen is also needed for burning fire. Without oxygen, life possible नहीं होगी। और ऑक्सीजन का इसके अलावा कहाँ ज़रूरत होती है? फायर को बर्न करने के लिए। Nitrogen. All living things use nitrogen indirectly. Plants get their requirement of nitrogen from the bacteria in the soil. Animals and human beings get it from plants. Nitrogen is used to make fertilizers. It is also used to keep packaged foods fresh. Liquid nitrogen is very cold. It is used in laboratories, blood banks, and food storage units to keep items frozen. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो नाइट्रोजन को इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। प्लांट्स को अपनी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके नाइट्रोजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो नहीं मिलता है बैक्टीरिया से जो कि सॉइल में होता है। इसी तरह से एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स को नाइट्रोजन मिलता है कहाँ से? प्लांट से। नाइट्रोजन से फर्टिलाइजर्स भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा पैकेज्ड फूड को फ्रेश रखने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन ठंडी होती है, इसलिए इसको लेबोरेटरीज में या फिर ब्लड बैंक्स में या फूड स्टोरेज यूनिट्स में यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide is an important gas for plants. Plants prepare their food with the help of carbon dioxide, water, and sunlight. The process is called photosynthesis. Carbon dioxide, CO2 is present only in small amounts, 0.03% in the air. अब कार्बन डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट गैस है प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ही अपना खाना बनाते हैं, राइट? और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है कितनी? सिर्फ 0.03%. Other gases. Some gases are present in very minute quantities in the atmosphere. These gases are helium, neon, argon, ozone, hydrogen, krypton, etc. Some of these gases are useful for us. कुछ ऐसी gases हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती हैं, minute amount यानी बहुत ही थोड़ा अमाउंट. Water vapor. Air also contains water vapor. Where does this water vapor come from? It comes from the water in rivers, ponds, lakes, and oceans. Water vapor in the air can cause changes in the weather. It condenses to form clouds, rain, fog, and snow. The amount of water vapor present in the air is called humidity. एयर में आपके वाटर वेपर भी होते हैं, पर ये वाटर वेपर आते कहाँ से? एक्चुअली आते हैं आपके पानी से, जो आपका रिवर्स वाटर होता है या पॉन्ड्स में होता है, लेक्स में, ओशंस में, किसी भी वाटर बॉडी में होता है। वाटर वेपर आपके जो एयर में होते हैं उसकी वजह से वेदर में भी चेंजेस होते हैं। ये कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाते हैं, फिर आपकी बारिश, फॉग एंड स्नो. Properties of air. Air takes up space. As air is a mixture of gases, it occupies a space just like other states of matter. When we take a balloon and inflate it, the balloon expands as we blow air into it. The more air. देखिए एयर स्पेस लेता है। एयर आपको पता है मिक्सचर है गैसेस का, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है जैसे कि बाकी स्टेट्स ऑफ मैटर करते हैं। तो जब आप जैसे एक बलून लें और उसे इन्फ्लेट करेंगे तो बलून एक्सपेंड होता है जैसे जैसे हम उसके अंदर क्या करते हैं? एयर ब्लो करते हैं। Activity time. Take an empty glass and a tub filled with water. Turn the glass upside down and push it inside water. The glass should not tilt inside the water. You will find that water will not enter the glass. If you tilt the glass to one side, air bubbles will come out and water will enter the glass. This shows that the space inside the glass was occupied by air, therefore there was no space for water to enter into the glass. देखो आपको क्या करना है? एक खाली ग्लास लेना है और एक टब लेना है जो पानी से भरा है। अब आपको ग्लास को इस तरह से डालेंगे, राइट? इसको टिल्ट नहीं करना है। तो जब आप सीधा उसे डालते हैं ना तो उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं आता। इसके बाद जैसे ही आपने ग्लास को टिल्ट किया इस तरह से तो आप देखेंगे उसके अंदर पानी आएगा और कुछ एयर बबल्स निकलेंगे। तो इससे क्या शो होता है कि जब हमने उसे बिल्कुल सीधा रखा था, टिल्ट नहीं किया था, तो ग्लास के अंदर था एयर, राइट? और इसकी वजह से उसके अंदर पानी नहीं आ पाया। जैसे ही हमने उसे टिल्ट किया, एयर एस्केप हो गई एंड उसके अंदर पानी भर गया। Air has weight. Air has weight. We do not notice the weight of air because we are surrounded by it. Air का weight भी होता है, लेकिन क्योंकि हम रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चल पाता है, हम कभी नोटिस ही नहीं कर पाते। तो एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। Take two identical balloons and inflate them. Take a rod suspended by a string in the middle. Tie the balloons at the two ends of the rod. Now prick one of the balloons. As the air escapes, you will notice that the side of the balance with the inflated balloon will be heavier and come down.
दिस शोज दैट एयर हैज वेट। आपको क्या करना है, 2 बलून लेने हैं, सेम आइडेंटिकल सेम लेने हैं, उनको इन्फ्लेट करना है, इस तरह से उन्हें हैंग करना है एक रॉड की हेल्प से। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक बलून को ना आप प्रिक कर दीजिए सुई से, उसको उसकी सारी हवा बाहर आ जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे जो फिल्ड बलून है वो नीचे चला जाएगा। इसका मतलब इसका वेट ज़्यादा है क्योंकि उसमें एयर है, जबकि इससे एयर स्केप हो चुकी है। देन दिस शोज दैट एयर हैज़ weight. Air is needed for burning. There can be no fire without air because air contains oxygen gas, which is essential for burning. You must have seen a popcorn seller fanning the burning pieces of coal. He does so to increase the oxygen supply so that the coal pieces can burn faster. देखिए, फायर अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फायर भी नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है बर्निंग के लिए। जैसे आपने देखा होगा पॉपकॉर्न सेलर होता है या फिर जो आपका भुट्टा बेचता है, वो क्या करते हैं, फ़ैन करते हैं। उनके पास पीसेस होते हैं कोल के, उसको फैन करते हैं कंटिन्यूसली। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाता है। एक्टिविटी टाइम। टेक 2 candles and fix them on a table. Light both the candles with the matchsticks. Now cover one of the candles with a jar. You will observe that the flame gets extinguished after a few seconds. This happens because once the air in the glass jar is used by the burning candle, no more air is available for it to burn. On the other hand, the candle which is not covered keeps burning because it gets a constant supply of air, oxygen. 2 कैंडल लेनी है, दोनों को जलाना है। अब एक आप ऐसे ही रखेंगे, दूसरे में आप ग्लास से ढक देंगे, तो आप देखेंगे जैसे ही आपने उसको ग्लास से ढका, थोड़ी देर के बाद ना वो बुझ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जितना भी एयर था उसने यूज़ अप कर लिया, और जैसे ही एयर खत्म हो जाएगी वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो ये क्या शो करता है कि दैट बर्निंग के लिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एयर की ज़रूरत है, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। Air exerts pressure. You have learned that air has weight. Anything that has weight will exert pressure. The air around us is constantly exerting pressure on us, but we do not feel it because the air inside our body balances the pressure of the air outside the body. अब देखिए, एयर का वेट है, इसका मतलब वो प्रेशर भी एक्सर्ट करता है। अब एयर जो हमारे चारों तरफ है वो कॉन्स्टेंटली हम पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, लेकिन हमें फील नहीं होता है। क्यों नहीं फील होता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है एंड इसको बैलेंस करके रखती है। We find it easier to row a boat when the wind blows behind us. The reason is that wind exerts pressure, making it easier to row the boat towards the direction in which wind is blowing. In this case, the wind pressure supports the rowing motion. अब देखिए, जब हम बोट को रो कर रहे हैं तो बड़ा आसान हो जाता है जब विंड जो है हमारे पीछे बिहाइंड ब्लो कर रही है। रीज़न क्या है? क्योंकि विंड जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से बोट को रो करना काफ़ी आसान होता है जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है। तो इस केस में विंड प्रेशर जो है वो रोइंग मोशन को सपोर्ट कर रहा है। Do you know barometer is used to measure air pressure? एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं बैरोमीटर। Uses of air. Air is very useful to human beings. Some of the important uses of air are given below. Air is used by human beings for breathing. It is used for burning fuels. Compressed air is filled in tires of various vehicles. Air is needed to hear sound. Moving air helps in the movement of ships, boats, parachutes, gliders. अब एयर काफ़ी यूजफुल है हमारे लिए। कैसे? सबसे पहले तो हमें ब्रीदिंग के लिए चाहिए, है ना, फ्यूल्स को बर्न करने के लिए चाहिए, और कंप्रेस्ड एयर को फिल किया जाता है बहुत सारे व्हीकल्स की टायर्स में। एयर को हमें चाहिए साउंड सुनने के लिए। अगर एयर नहीं होगी तो हम बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे, राइट। इसके अलावा मूविंग एयर जो होती है वो हेल्प करती है किसमें? शिप की मूवमेंट में, बोट्स की मूवमेंट में, पैराशूट, ग्लाइडर्स, इन सब की मूवमेंट में। Air pollution. Harmful gases from the factories, burning of coal and petrol, bursting of crackers, etc. make the air lose its purity and become polluted. The process in which air gets dirty or polluted is called air pollution. Air pollution affects the human life in many ways. It causes disease like asthma, bronchitis, lung cancer, etc. Plants are also affected by air pollution. देखिए, फैक्ट्री से निकलने वाला जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, कोल पेट्रोल को जो जलाया जाता है, क्रैकर्स जलते हैं, इनसे क्या होता है? बहुत सारा स्मोक निकलता है, ये एयर को पोल्यूट करता है। अब एयर पोल्यूशन से क्या होगा? ह्यूमन लाइफ को ये काफ़ी तरह से इफेक्ट करता है। जैसे बहुत सारी डिसीज़ होने का खतरा रहता है, जैसे अस्थमा है, लंग कैंसर है, ब्रोंकाइटिस है। इसके अलावा प्लांट्स भी एयर पोल्यूशन से काफ़ी हद तक अफेक्ट होते हैं। टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम। यूज फ्यूल्स लाइक CNG, LPG इन व्हीकल्स। Carpool, using public transportation, bike or walk whenever possible. Conserve energy at home, at work, everywhere. अब एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। हमें CNG और LPG जैसी फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए। कारपूल यूज़ करें या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें या वॉक करके जाएं जब कभी भी पॉसिबल हो। और एनर्जी को कंजर्व करें, चाहे घर पे हो, चाहे काम पे हो या कहीं पे भी हो।
water. About 75% of the Earth's surface is covered with water. All living things need water to survive. We need water to carry out our daily activities. Rainwater is the main source of water on Earth. आपको पता है अर्थ का लगभग 75% जो है सरफेस वो वाटर से कवर्ड है और सभी लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है. Uses of water. Water is used for agriculture for the purpose of irrigation. Water is used for washing clothes, drinking, bathing, cleaning, etc. It is also used in watering plants. Water is used in industries for power generations. Water is also used for putting out fire. अब वाटर के क्या यूजेस हैं? सबसे पहले तो ये एग्रीकल्चर में इसका बहुत यूज़ है. इरिगेशन, पानी देने के लिए पौधों को. इसके अलावा हम कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, सब चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत है. पौधों को पानी देने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है पावर जनरेशन के लिए. इसके अलावा जैसे कभी आग लग जाती है तो आग को बुझाया जाता है पानी की हेल्प से. Properties of water. Pure water has no color, taste or smell. Water can absorb a lot of heat. Water is found in 3 states of matter: liquid, solid and gas. Pure water का ना तो कोई कलर होता है, ना कोई टेस्ट होता है, ना ही स्मेल. वाटर बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब करता है और आपको पता है पहले प्रीवियस चैप्टर्स में आप पढ़ के आए हैं कि वाटर जो है आपके 3 स्टेट्स में पाया जाता है: लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. Impurities in water. Substances such as mud, sand, dirt and germs make water useless. These are called impurities. Impurities are of 2 types. Soluble impurities. Impurities that dissolve in water. Example, salt. Insoluble impurities. Impurities that do not dissolve in water. Example, sand and mud. The water may also have disease-causing germs. Dirty or impure water can make us sick. The water we drink must be clean and pure. अब इम्प्योरिटीज़ वाटर में क्या क्या हैं? जैसे कि मड है, डर्ट है या जर्म्स है. अब ऐसे पानी हम पियेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे. तो आपकी इम्प्योरिटीज़ 2 तरह की होती है. तो सॉल्युबल जो पानी में घुल जाती है, जैसे कि सॉल्ट का पानी में घोलिए दिखेगा भी नहीं. और इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं घुलती, जैसे कि सैंड या मड है. इसके अलावा पानी में बहुत सारे डिसीज कॉजिंग जर्म्स भी होते हैं. तो इसलिए हमें हमेशा क्लीन और प्योर वाटर ही पीना चाहिए. Purification of water. Water can be purified by various methods. To separate soluble and insoluble impurities, different methods are used. Separating insoluble impurities. Insoluble impurities such as sand can be separated using filtration and sedimentation. अब देखिए वाटर में काफ़ी सारी impurities हैं तो उनको प्योरीफाई भी किया जा सकता है, यानी कि soluble और insoluble impurities को अलग किया जा सकता है. तो डिफरेंट methods हैं. जैसे कि अगर हमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को, यानी कि जो पानी में नहीं घुल सकते, उन्हें अलग करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन का प्रोसेस. तो सबसे पहले है सेडिमेंटेशन. इट इज़ अ प्रोसेस दैट रिमूव्स solids that float and settle in the water. Put some impure water in a beaker, let it stand for some time. Mud particles being heavy sink and settle at the bottom and the upper layer of water is clean. This settling down of impurities is known as sedimentation. Now pour out the clean water into another vessel. Let the settled sediment remain in the first vessel. This process of pouring of the clean water is called decantation. देखिए कोई भी अगर आपके पास जैसे पानी है उसमें मड है, आप उसको एक कंटेनर में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो जो मड है, क्योंकि वो हैवी होते हैं पार्टिकल्स, वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में. तो जैसे ही इम्प्योरिटी सेटल डाउन होती है इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन. अब आपको क्या करना है, एक दूसरा बीकर लेना है, उस पानी को आप दूसरे वेसल में डालेंगे और सेडिमेंट जो आपके हैं वो पहले वेसल में ही रहेंगे. तो ये प्रोसेस होता है आपका डिकंटेशन, यानी साफ पानी को दूसरे वेसल में पोर करना. Filtration. We can remove the insoluble impurities by passing the water through a filter paper. A mixture of sand and water can be separated using filtration. A circular piece of filter paper is taken and folded twice to make a cone. Fix this filter paper cone on the funnel. A flask is kept below the funnel and the mixture is poured into the flask through the funnel. After some time, you will see sand on the filter paper and clean water is obtained in the flask. आपके जो insoluble impurities हैं इनको remove किया जा सकता है फिल्टर पेपर के थ्रू. देखिए आपका फिल्टर पेपर एक सर्कुलर शेप में आता है, उसको उसको फोल्ड करना है, कोन की शेप में आएगा, इस तरह से आपके बनेगा. देन आप वाटर एंड मड का मिक्सचर लेंगे और इस तरह से पोर करेंगे तो क्या होगा, क्लीन वाटर नीचे आ जाएगा और जो फिल्टर पेपर है उसमें सारा जो मड है वो रह जाएगा. Separating soluble impurities. It is more difficult to separate soluble impurities than insoluble impurities. Soluble impurities can be separated using evaporation or distillation. देखिए इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना बहुत इजी है
बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना। तो इसके लिए भी कुछ आपके मेथड्स हैं जिसमें आपका जनरली यूज़ किया जाता है इवेपोरेशन या फिर डिस्टिलेशन। तो सबसे पहले इवेपोरेशन, वी कैन सेपरेट सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर बाय हीटिंग द वाटर, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, द वाटर इवेपोरेट्स लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज। इसमें क्या होता है आपका, देखिए वाटर को हीट किया जाता है, वाटर तो आपका इवेपोरेट हो जाएगा लेकिन जो इम्प्योरिटीज है वो रह जाएंगे। Distillation, the method of changing a liquid into its vapor and then condensing the vapors to get the pure form of that liquid is called distillation. डिस्टिलेशन में क्या होता है कि लिक्विड को पहले इसके वेपर्स में चेंज कराया जाता है, देन व्हाट जो उसके वेपर्स होते हैं वापस कंडेंस करके वो प्योर फॉर्म में आ जाता है उस लिक्विड को। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इम्प्योर वाटर इज टेकन इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड हीटेड। देखिए इम्प्योर वाटर को इस तरह से राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया जाता है एंड देन उससे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। On heating, water changes into steam and the impurities are left behind. When the steam passes through the condenser, it cools and turns into water. Pure water is collected in a flask. अब क्या होता है, जब हीट होगा तो वाटर किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में, और इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। इसके बाद स्टीम जो है वो पास होता है कंडेंसर में एंड वहाँ पे वो कूल हो जाता है और फिर से वाटर में चेंज हो जाता है और इस तरह से प्योर वाटर आपके फ्लास्क में कलेक्ट हो जाता है। Purification of drinking water. To maintain good health, clean water is necessary for drinking and cooking. Impure water contains many disease-causing germs like those of cholera, jaundice, and dysentery. Therefore, drinking water needs to be purified before using it. Water can be purified by the following methods. देखिए अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो क्लीन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है पीने के लिए, कुकिंग के लिए, क्योंकि इम्प्योर वाटर अगर हम पिएंगे उसमें काफ़ी सारे डिसीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं, उससे हम बीमार हो सकते हैं। तो देखिए वाटर को हम किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है बॉइलिंग। दिस इज द ईजिएस्ट एंड द मोस्ट कॉमन मेथड टू प्योरीफाई वाटर एट होम। दिस वुड किल द जर्म्स फ्रॉम द वाटर। Distillation, the water stored through the process of distillation is the purest form of water. It is free from germs. It is widely used as distilled water in injections and medicines. Chlorination. In this method, the tablets of chlorine is added to the container where the water is to be cleaned. Chlorine tablets kill germs and make the water pure. सबसे पहला मेथड आपका बॉइलिंग। ये तो सबसे कॉमन मेथड है वाटर को प्योरीफाई करने का। पानी को बॉईल किया जाता है, इससे क्या होगा कि जर्म्स जितने भी होंगे उसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्टिलेशन, जैसे कि आपने अभी पढ़ा, इसमें क्या होता है कि आपको एक प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है वाटर का, ये जर्म्स फ्री होता है। आपने डिस्टल्ड वाटर के बारे में भी सुना होगा, जैसे कि इंजेक्शंस में यूज़ किया जाता है या मेडिसिन के लिए। क्लोरीनेशन, इस मेथड में क्लोरीन्स की टैबलेट को पानी में डाला जाता है और इससे जितने भी आपके जो जर्म्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपका वाटर प्योर हो जाता है। Do you know water boils at 100 degree Celsius and freezes at 0 degree Celsius? आपका वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है। Let's remember, air is a mixture of many gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen. The blanket of air surrounding the earth is called atmosphere. The atmosphere is divided into several layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Air आपको पता है बहुत सारी gases का मिक्सचर है। ब्लैंकेट ऑफ एयर जो अर्थ को सराउंड करता है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर की काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। एयर हैज़ वेट, ऑक्यूपाई स्पेस, एक्सिट्स प्रेशर एंड इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल। Impure water contains many disease causing germs like those of cholera, jaundice and dysentery. एयर आपको पता है स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसका वेट भी होता है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, राइट। वाटर का ना कोई कलर होता है, टेस्ट होता है, ना ही स्मेल होता है। और इम्प्योर वाटर में आपके काफ़ी सारे डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।